सारांश हिंदी क्लासेज हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो कल पहले पाठ के बारे में पाठ परिचय वगैरह पढ़ा हमने। आज दूसरा पाठ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो पहले कवि परिचय भी आपके एक प्रश्न आता है, तो उसके लिए थोड़ा मैं कवि परिचय के बारे में आपको पढ़ देता हूँ। उनमें से कुछ एक मुख्य मुख्य बातें, मुख्य मुख्य पंक्तियाँ आप एक चार्ट बना करके नोट कर लेना एक कागज पर, क्योंकि कवि परिचय वाला प्रश्न भी तैयार करना होता है। और पाठ परिचय में मूल भाव, उसका उद्देश्य, उसका संदेश सब कुछ छिपा होता है पाठ परिचय में। तो सारे पाठ तो मैंने कहा दोबारा नहीं पढ़े जा सके, लेकिन परीक्षा नजदीक है तो पाठ परिचय के माध्यम से उन पाठों को दोबारा दोहरा लो। और पाठ परिचय की जितनी ज्यादा पंक्तियां, जितनी ज्यादा शब्द पाठ परिचय वाले अगर आपके उत्तर में दिखाई देंगे तो जांचकर्ता पर अतिरिक्त प्रभाव पड़ेगा और आपको वो इंटेलिजेंट बच्चा मानकर अच्छे नंबर देगा। तो थोड़ा सा लिखने की शैली भी बढ़िया होनी चाहिए। एक तो जितना कुछ भी आपने जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में पढ़ा है, उसका जो मोटी मोटी बातें याद है उनको अपने शब्दों में, घिसे पिटे शब्दों में लिखोगे। उसकी बजाय पाठ परिचय वाले शब्द ज्यादा यूज करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे। तो पाठ परिचय वगैरह पढ़ाऊंगा। पहले आप कवि परिचय देखो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1898 1961 तक इनका जन्म और मृत्यु की बात है। तो निराला का जन्म बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ था। उनका पैतृक जो गांव था वो तो यूपी में था, गढ़कोला, उन्नाव बोलते हैं जिसको। उसके बचपन का नाम सूर्य कुमार था, मूल नाम। बहुत छोटी आयु में उनकी मां का निधन हो गया था। निराला की विधिवत जो स्कूली शिक्षा है वो 9वीं तक ही हो पाई और प्रसाद की 8वीं तक, है ना। भले ही उनकी 8वीं 9वीं तक पढ़ाई हुई हो, लेकिन जबरदस्त तरीके से उनका अध्ययन क्षेत्र रहा है। 2-2, 3-3, 4-4 भाषाओं पर उनकी कमांड रही है। बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लिखा है। पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हो गई। 1918 में उसकी पत्नी का देहांत हो गया और उसके बाद पिता का हो गया, फिर चाचा का हो गया, फिर चचेरे भाई का। यूं करके परिवार में एक के बाद एक मौतें हो गई, जिनके कारण निराला जी बुरी तरह से टूट गए। अंत में पुत्री थी सरोज, उसकी भी मृत्यु हो गई। सरोज जिनकी बेटी थी एक, तो बड़ी धूमधाम से इन्होंने सरोज की शादी की। जो भी जमा पूंजी थी इनके पास, वो धन दौलत ज्यादातर सारा, मतलब आप उसने अपनी पुत्री के विवाह में लगा दिया और खुद एक तरह से सन्यासी का सा जीवन धारण कर लिया। कोई ज्यादा लोभ लालच इसके मन में था नहीं। एक बार ये अपने मित्रों के साथ कहीं जा रहे थे, तो 2 मित्र इनके साथ थे, वो नाम तो मेरे भी याद नहीं है, पुराना पड़ा हुआ था। तो वो बोले कि चलो मंदिर जाके आते हैं। तो इन्होंने कहा चलो आप जाइए, मैं बैठा हूँ गाड़ी में। ये गाड़ी में बैठे रह गए और वो दोनों मित्र जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने दूर से देखा निराला जी की कार के पास कोई भिखारी था। तो वो दोनों पहले ही समझ गए कि निराला जी तो गए, काम से लुट गए। और यही हुआ, उन्होंने अपने पास जो भी पैसे थे उस भिखारी को दे दिए। तो एक तरह से त्यागी स्वभाव का था और अपने अलग अंदाज के स्वभाव के कारण शायद इनका नाम निराला पड़ा। और इनके काव्य में भी विषय वस्तु को देख करके इनका उपनाम निराला पड़ गया। 1916 में इन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी और यही वो कविता थी जिसके कारण ये चर्चित हो गई। जैसे फिल्मों में हम देखते हैं कि जो हीरो होता है कई कई फिल्में साइन करता है, कई कई फिल्में आती है, लेकिन कोई 1-2 फिल्म होती है जो उसके कैरियर में उसको हिट साबित कर देती है। जैसे अमिताभ बच्चन की शुरुआत की फिल्में नहीं चली, लेकिन जंजीर फिल्म आई तो उसने अमिताभ को सुपर डुपर हिट शुरू कर दिया। उसके बाद तो एक के बाद एक हिट फिल्में दी। तो वही साहित्यकारों में होता है, न जाने कितनी कितनी कविताएं लिखते हैं, न जाने कितनी कितनी कहानियां लिखते हैं, लेकिन कोई ना कोई किताब ज्यादा फेमस हो जाती है जिनके कारण वो भारत के जाने माने कवि या लेखक के कहलाने लगते हैं। समझाई बात है। तो जूही की कली से इनकी बहुत ज्यादा लोकप्रियता बढ़ गई। बाद में वो मुक्त छंद के प्रवर्तक भी बन गए। पहले होता है छंदबद्ध रचना, एक होता है छंद मुक्त रचना। तो शुरुआत में इन्होंने छंदबद्ध रचना लिखी, बाद में छंद मुक्त रचना हो गई। और ये मूलतः तो छायावादी कवि है, मूलतः तो, लेकिन इनकी प्रौढ़ कविता, बाद वाली जो कविताएं हैं वो प्रगतिवाद की ओर झुकी हुई है। अगर आपको याद होगा तो मैंने बोर्ड पर सारे काल बताए थे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। और मैंने बताया था कि जो आधुनिक काल है उसकी शुरुआत भारतेंदु युग से हुई थी। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, पाठोत्तरी कविता है ना, नई कविता,
तो इस तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो ये जो निराला है वो छायावाद युग का है, लेकिन बाद की जो इनकी कविताएं हैं वो प्रगतिवाद की ओर झुकी हुई है। प्रगतिवाद का मतलब ये था कि वो साहित्य जनता के दुख दर्द से जुड़ गया था, उसको प्रगतिवादी साहित्य कहा जाने लगा। और उससे पहले छायावाद था। छायावाद के 4 कवि मुख्य थे, पंत, प्रसाद, निराला, महादेव वर्मा। तो इन्होंने एक अलग ही परिपाटी में रचना लिखी थी, आत्म केंद्रित। अपने सुख दुख का रोना ज्यादा रोया करते थे अपनी काव्य में, तो जनता के दुख दर्द से इनको ज्यादा ताल्लुका था नहीं, तो वो एक अलग ही छायावाद का काव्य कहलाया। लेकिन बाद में पंत और निराला इन दोनों ने अपनी परिपाटी बदल दी कि यार इन्होंने सोचा कि हमने अपनी सुख दुख की रचनाओं में अपना समय गंवाया है, हमने समाज को तो कुछ दिया नहीं, तब ये समाज के विषय उठाने लगे थे। ठीक है, तो प्रगतिवादी काव्य की ओर इनकी कविता झुक गई थी। 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादक से भी ये जुड़े रहे थे, और 23-24 में मतवाला जो था उनके संपादक मंडल में शामिल हो गए थे। तो वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक दोनों संकटों से जूझते रहे थे निराला जी। पारिवारिक संकट तो बता दिया मैंने, माँ का देहांत हुआ, पिता का हुआ, चाचा का, भाई का, चचेरे भाई का, फिर लास्ट में पत्नी का देहांत हो गया। लास्ट में जो उसकी बेटी थी सरोज, उसकी शादी को साल भरी मुश्किल हुआ होगा, शादी की बड़ी धूमधाम से। 1 साल बाद वो सरोज भी चल बसी, तो उसका भी इसके जीवन पर बहुत गहरा धक्का लगा, ये एक तरह से टूट गए थे। और लास्ट के दिनों में तो बदहाली का सा जीवन जीने लगे थे, फटे हाल, फटी हुई चप्पलें, फटे हुए कपड़े, मैले कुचेले से। तो ये जब इलाहाबाद की सड़कों पर घुमा करते थे तो उस समय इनको देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये अवार्डेड कवि, प्रसिद्ध कवि भारत का निराला जी है क्या, कोई कह नहीं सकता था। तो इस प्रकार की अभावग्रस्त जिंदगी भी इन्होंने जी है। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला कहीं टिककर काम नहीं कर पाई। एक इनमें एक और जो आंतरिक गुण था वो स्वाभिमानी प्रवृत्ति का था, किसी के आगे हाथ फैलाना, किसी के सहारे किसी का मुंह ताकना, इस तरह की मनोवृत्ति इसकी नहीं थी। तो उसके कारण ये एक जगह टिक भी नहीं पाए, अंत में इलाहाबाद जाकर रहे और वहीं उनका देहांत हो गया। छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदवादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला रहे हैं और काव्य संसार इनका बहुत व्यापक रहा है। इसमें भारतीय इतिहास के दर्शन होते हैं, दर्शन शास्त्र के भी दर्शन होते हैं, परंपरा का व्यापक बोध होता है इनके काव्य में। समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण किया है, हर विषय पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाने की कोशिश की है। भावों और विचारों की जैसी विविधता, व्यापकता और गहराई निराला की कविताओं में मिलती है, वैसी इनके समकालीन कवियों में थोड़ी कमी देखने को मिलती है। इन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया है। भारतीय संस्कृति के भी पोषक थे। भारतीय किसान जीवन से इनका ज़्यादा गहरा लगाव था। और बादल राग एक कविता है, आपने पढ़ी होगी तो बादल इनका प्रिय विषय रहा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा, 10वीं में भी थी वो बादल राग कविता। तो बादल का जो स्वभाव है, क्या स्वभाव है बादल का, कि बादल विध्वंस और निर्माण दो स्वरूप एक साथ लेकर आता है। इतने कड़कड़ाहट के साथ ओला बरसाते हुए भयंकर बारिश तो प्रलय ला सकती है, और दूसरी तरफ अगर वर्षा होती है तो हरी भरी भूमि भी हरी भरी हो जाती है, पेड़ पक्षी पशु पक्षियों को, पौधों को, पेड़ों को, फसलों को, सबको नवजीवन मिलता है। तो बादल निर्माण का और ध्वंस का दो रूप लेकर आता है। तो इनके जीवन में भी उथल पुथल ही रही थी, निर्माणात्मक सृजनात्मक इनकी प्रवृत्ति थी और विध्वंसात्मक स्थितियां इन्होंने देखी थी जिंदगी में, एक के बाद एक पारिवारिक सदस्यों की मौत होना। तो कुल मिलाकर इनका जीवन भी झंझावातों से गुजरा है। ठीक है, यद्यपि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, फिर भी उन्होंने विभिन्न छंदों में भी कविताएं लिखी है, और इनकी कुछ कविताएं तो बहुत ही सुंदर तत्सम शब्दावली में संस्कृत निष्ठ भाषा में लिखी हुई है। एक है वो नव गति नवले ताल छंद नव नव पर नव स्वर दे वीणा वादिनी वर दे, वीणा वादिनी वर दे, ये इनकी कविता है। तो इसमें संस्कृत शब्दों का ज्यादा प्रयोग है। ये इनकी विद्वानता को दिखाता है, विद्वता को। उनके काव्य संसार में काव्य कई रूपों में विविधता लिए हुए है। एक और उन्होंने राम की शक्ति पूजा, तो दूसरी ओर तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं भी लिखी है। प्रबंधात्मक कविता का मतलब है दीर्घ कविता, बड़ी कविता, प्रबंध की तरह। प्रबंध काव्य होता है, एक होता है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में खास बात यह है कि उनकी कथा जो है वो सर्गबद्ध चलती है और एक दूसरे सर्ग का आपस में संबंध रहता है, वो सर्गबद्ध रचना कहलाती है। ठीक है, और उसी में प्रबंध काव्य लिखा जाता है।
प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य नहीं समझे तो थोड़ा बोर्ड पर देखो। काव्य के दो रूप होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य का मतलब होता है उसमें जो दीर्घ कथा चलती है वो सर्गों में चलती है, सर्ग कह दो, अध्याय कह दो। तो उसमें क्या है, प्रत्येक सर्ग का पूर्वापर संबंध होता है, पूर्वापर संबंध होता है। अब आप समझोगे कि पूर्वापर क्या चीज है, टुकड़े करो इसको, पूर्व और अपर। अपर हुआ बाद का, पूर्व पहले का। तो जैसे कई सर्गों में कहानियां चलती है, अगर इसमें से किसी एक या दो सर्ग को बाहर निकाल दोगे या हटा दोगे तो पूरी कहानी बाधित हो जाएगी, वो सर्ग लगातार चलेंगे। जैसे मैं रामचरितमानस के हिसाब से बताऊं तो उसमें जैसे कई कांड है, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, बाल कांड और लंका कांड, इस तरह से। तो अब उसमें से किसी एक कांड को हटा लेंगे या किसी एक सर्ग को निकाल देंगे तो फिर वो कहानी बाधित हो जाएगी। जैसे मान लो राम सीता के अपहरण के बाद, रावण के अपहरण करने के बाद वो सीता को ढूंढ रहे हैं और उनके सामने समस्या आ गई, मतलब है कि समुद्र को कैसे लाएंगे। उसके बाद अगर बीच में कुछ सर्ग हटा दें या कुछ पंक्तियां हटा दें या कुछ चौपाइयां हटा दें और सीधा का सीधा अगला सर्ग ले आए तो अपने तो सोचेंगे कि यार ये क्या हुआ, अभी तो समुद्र से मार्ग मांग रहे थे, अब एकदम से लंका में कैसे आ गए, कैसे रास्ता निकला, क्योंकि वो बीच के सर्ग अपने हटा दिए तो वो कहानी बाधित हो जाती है। लेकिन मुक्तक जो काव्य होता है उसमें सर्गबद्ध कहानी नहीं चलती, प्रत्येक दोहे रूप होते हैं वो अलग अलग ही होते हैं सबके। जैसे बिहारी के दोहे हैं वो मुक्तक काव्य है, तो उनमें से कोई दो दोहा निकाल लो भले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कहानी तो है नहीं, हर दो अपने आप में अलग है, नहीं समझे क्या। कोई भी दोहा ले लो, रहीम का ले लो, किसी का ले लो, वो अपने आप में पूर्ण होता है। रहीमन पानी ला के दिन पानी सब सुन, पानी गए नौकरे मोती मार सुन। अब उसके आगे वाला दो हटा भी लोगे, नया दूसरा दो लगा दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि दो अलग अलग अपने आप में पूर्ण होता है, कोई कहानी तो चल नहीं रही होती सर्गबद्ध, है ना। तो सर्गबद्ध जो कहानी चलती है वो तो होता है प्रबंध काव्य, और बिना सर्गों की कहानी चलती है वो होता है मुक्तक काव्य। तो बिहारी की जो सतसई है जिसमें 702 है वो मुक्तक काव्य है। क्या है, तो इन्होंने प्रबंध काव्य भी लिखे और मुक्तक काव्य भी लिखे, ठीक है। तो राम की शक्ति पूजा इनका प्रबंध काव्य है, एक कथा सी चलती है। उन्होंने हिंदी भाषा में गजलों की भी रचना की है, हालांकि इतना बड़ा प्रसिद्ध गजल लेखक तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी इन्होंने गजल लिखी है। उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग्य के रूप में उनकी कविताओं में जगह जगह प्रकट होती है। समाज की विसंगतियों पर व्यंग्य लिखना भी इनकी एक अलग विशेषता है। निराला की काव्य भाषा के अनेक रूप हैं और अनेक स्तर भी हैं। कैसे कि राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तो तत्सम शब्दावली पदावली ज्यादा प्रयोग में आई है, और भिक्षुक जो कविता है उनमें जो बोलचाल की शब्दावली है उसमें रची है। तो भाषा में भी विविधता है। और एक विशेषता मैंने पहले बता दी कि ये संस्कृत निष्ठ भाषा से भी कविता लिख चुके हैं। वीणा वादिनी वर्दे, भाषा का कसाव है इनमें, शब्दों की मितव्यता है, यानी कम से कम शब्दों में गहरे भाव दिखा देना, ये भी इनकी अपनी एक अलग विशेषता है। ये सारी बातें किस में काम आएगी आपको, कवि परिचय में। मैंने तो बहुत कुछ बोल दिया, इनमें से मुख्य मुख्य बातें भी अगर याद रहेगी तो वो आप कवि परिचय में लिख सकते हैं। कवि परिचय में क्या क्या लिखना होता है, उनके जन्म दिनांक के बारे में बता दीजिए, और जन्म दिनांक याद नहीं भी रही तो कोई बहुत बड़ा जुल्म नहीं हुआ, आप उनके स्थान जन्म स्थान के बारे में बता दें। और ज़्यादातर मेन बात होती है कि वो किस कारण से प्रसिद्ध है और कौन कौन सी रचनाओं ने उन्हें प्रसिद्धि दी है और कौन कौन सी उनकी रचनाएं श्रेष्ठ है, और उनकी रचनाओं में उन्होंने क्या क्या विषय उठाए हैं और भाषा शैली कैसी रही है। तो ये चीज़ें आप बताते हो, और उनकी मोटी मोटी रचनाएं कौन सी है और किन किन रचनाओं में उनको पुरस्कार मिला है, इतनी सी चीज़ें बताते हो तो आपका कवि परिचय पूरा हो जाता है। और 2 या 3 या 4 नंबर का जो भी प्रश्न आपको उतने नंबर मिल जाते हैं। तो आप एक पेज पर पहले जयशंकर प्रसाद का कल पढ़ाया था उसका कवि के बारे में मोटी मोटी रचनाएं वगैरह आप लिख लीजिए, थोड़ा सा एक लाइन छोड़ करके दूसरे 5-7 लाइनों में निराला जी के बारे में लिख लीजिए, और वो पेज अपने पास रखिए या जहाँ पढ़ते हो वहाँ उसको चिपका के रखिए या बड़े से पोस्ट में यहाँ लगा लीजिए, आते जाते उन पर नजर पड़ेगी तो वो सारी रचनाएं वगैरह याद हो जाएगी। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, आराधना, ये इनकी रचनाएं हैं। निराला ने कविता के अतिरिक्त कहानियां भी थोड़ी लिखी है और उपन्यास भी लिखे हैं। उनके उपन्यासों की बात करें
तो बिल्लेसुर बकरिया ये बहुत ही चर्चित उपन्यास रहा है इनका। उनका संपूर्ण जो साहित्य है वो निराला रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। अब बात करते हैं पाठ परिचय की। तो इस दूसरे पाठ में निराला जी की 2 कविताएं लगी हुई है। कितनी? कौन कौन सी? गीत गाने दो और सरोज स्मृति, ये 2 कविताएं लगी है। तो इनका पाठ परिचय समझ लीजिए। पाठ परिचय में कविताओं की मूल बातें ही लिखी होती है और उन्हीं में से कुछ पंक्तियां या कुछ शब्द आपको याद रखने हैं और ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं होती। हर दूसरे चौथे दिन आप पढ़ लोगे तो भी वो शब्द वो वाक्य याद रह जाएंगे। बीच में रीडिंग लगा लिया करो। जैसे मान लो आप गणित निकाल रहे हो, विज्ञान निकाल रहे हो, अंग्रेजी कर रहे हो, कुछ भी विषय कर रहे हो, उसमें बोर हो गए या एक चैप्टर पूरा कर लिया तो बीच में 5 मिनट का समय निकाला, किसी भी पाठ का पाठ परिचय निकाला, उसको रीडिंग लगा ली। मतलब आपके 10, 12, 15, 20 लाइन में पाठ परिचय होता है। उसको पढ़ने में 3-4 मिनट लगते हैं और हर दूसरे चौथे दिन अगर रीडिंग लगाते रहोगे तो बातें भी याद रहेगी, पाठ का मूल भाव भी याद रहेगा और वो शब्द भी आपके याद रहेंगे जिनका आप उत्तर में यूज करोगे। कोई भी पाठ का प्रश्न आए, ध्यान से सुनना इस बात को, कोई भी पाठ का प्रश्न आए या कोई पाठ की पंक्ति आए तो सीधा उत्तर मत लिखना। पहले लिखो कि यह पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के पाठ, कोई नाम दो आप निराला जी या जो भी उसका है पाठ, और गीत गाने दो कविता से ली गई है, या पहले लिख दो कि इस कविता से ली गई है और यह कविता उनकी इस रचना से उद्धृत है और उनके लेखक या कवि ये हैं। समझ आई बात है? तो इससे शुरुआत करके और पाठ का नाम, लेखक का नाम या उस रचना का नाम ये अंडरलाइन कर दिया करो और उस कविता का जो मूल भाव है उसकी एक लाइन लिख करके फिर उसका उत्तर लिखा करो। समझ आई बात है? गीत गाने दो कविता में निराला ने ऐसे समय की ओर संकेत किया है जिसमें चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते होश वालों के भी होश उठ गए हैं। यानी जो डाकू, चोर, लुटेरे, उचक्के जो होते हैं समाज में, असामाजिक तत्व होते हैं, है ना, उनके ऊपर इन्होंने व्यंग्य कसा है। यानी जीवन जीना आसान नहीं रह गया है आज के युग में। पूरी मानवता हाहाकार कर रही है। लगता है भूमि की लौ ही बुझ गई। भूमि की लौ का मतलब होता है भूमि पर रहने वाले लोगों की चेतना लुप्त हो गई है, ऐसा महसूस होता है। ये भाव उन्होंने गीत गाने दो कविता में दिखाए हैं। मनुष्य में जिजीविषा खत्म हो गई है। जिजीविषा होता है जीवन जीने की इच्छा। जिजीविषा क्या होती है? और जिज्ञासा क्या होता है? जिज्ञासा जानने की इच्छा। तो ऐसा लगता है कि ये लूट खसोट, डकैती, भ्रष्टाचार, शोषण, उत्पीड़न, ये देख करके लगता है कि लोगों ने जीवन जीना ही भूल गए लोग। ठीक है, मनुष्य में जिजीविषा खत्म हो गई है। इसी लोग को जगाने की बात कवि इस कविता में कर रहे हैं। तो इतना कुछ पढ़ा आपने तो इसमें से एक लाइन तैयार कर लीजिए आप। फिर उस प्रश्न का उत्तर देना जो इसमें से पूछा गया है। ठीक है, इसी लोग को जगाने की बात कवि कर रहे हैं और वेदना को छिपाने के लिए, उसे रोकने के लिए गीत गाना चाहते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि पूरे समाज को सुधार दे या विसंगतियों को एकदम से छू मंत्र गायब कर दे। तो कवि उन पीड़ाओं को जब महसूस करते हैं तो बहुत दुखी होते हैं, इसलिए वो उस दुख को भुलाने के लिए गीत गाना चाहते हैं। गीत गाने दो, बस ये मूल भाव है इसका। निराशा में भी आशा का संचार करना चाहते हैं। निराशा को हटाकर गीत गाकर फिर से एक आत्म शक्ति जगाना चाहते हैं ताकि उन विसंगतियों को भूल जाएं। क्योंकि वो विसंगतियां कवि के दिमाग में बार बार आती हैं तो कवि पथ भ्रष्ट होते हैं और जीवन जीने की कला भूलते हैं। तो वो सोचते हैं कि इन विसंगतियों से ध्यान हटे, कुछ नई प्रेरणा शक्ति के साथ अच्छी बातें सोचूं तो शायद जीवन जीने के लिए आत्मबल पैदा हो। इसलिए वो गीत गाकर उन विसंगतियों को भूल जाना चाहते हैं। ये इस कविता का मूल भाव है, गीत गाने दो कविता। कई बार सीधा प्रश्न भी आ सकता है, गीत गाने दो कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो ये मूल भाव पाठ परिचय में मिला करता है। समझाई बात? अगला है सरोज स्मृति कविता। तो निराला की दिवंगत जो पुत्री है सरोज, उस पर केंद्रित है। यह कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। विलाप होता है रोना। पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है तो कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की। तो इसलिए वो मन ही मन में कहता है अपनी बेटी को याद करके कि तुम में मुझे तुम्हारी माँ की छवि दिखती है कि जिस प्रकार
तुम्हारी माँ जब मेरे घर पहली बार आई थी दुल्हन बनकर, तो वैसे ही तुम जब दुल्हन बनी थी तो वही छवि मुझे फिर से दिखी थी। तो इस प्रकार से वो भावुक होकर के अपनी बेटी को याद करते हैं। बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है, जिसका चित्रण निराला ने किया है इस कविता में। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष है, समाज से उसके संबंध है, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का अकर्मण्यता बोध भी है। और लास्ट में ये कहता भी है कि हे बेटी, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ नहीं कर पाया, मुझे इस बात का अफसोस है, अकर्मण्यता कि मैं कर नहीं पाया। अकर्मण्यता का बोध भी इस कविता में झलकता है। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हो जाता है कि उसने खुद ने किस प्रकार जीवन के झंझावातों से अपनी जिंदगी गुजारी थी। वे कहते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्ति कविता की है, जिसमें वो बताना चाहते हैं कि मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, क्या कहूँ, मेरी जिंदगी भी इसी प्रकार के झंझावातों से गुजरी है जिसको मैं व्यक्त नहीं कर पाया। तो वो पीड़ा भी कवि के साथ है, जो पीड़ा बेटी की स्मृति के साथ ही पुनः जाग जाती है। तो ये कविता थी। तो इसको मूल बातों को आप एक चार्ट में बनाकर लिख लीजिए और उस पंक्तियों को बार बार दोहराते रहिए। तो कुछ ही दिनों में ये सारी पंक्तियां, ये बातें याद रहेगी। और इनमें से कोई भी प्रश्न आता है तो इनकी मूल बातें एक दो छांट कर रखो, उससे उस उत्तर की शुरुआत करके लिख सकते हो, तो अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, अगला पाठ करेंगे कल। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।